एक दिन अश्विन और नवनीत भागते हुए मनोज के कमरे पर आए। मनोज से घबराते हुए स्वर में अश्विन बोला, मनोज, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुखर्जी नगर पुलिस चौकी में बैठा लिया है, जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पहुंचते तो देखा कि गुप्ता एक स्टूल पर घबराया बैठा है और उसे एक हवलदार डांट रहा है। हवलदार, अभी अगर तुझ पर केस बना दूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने लायक भी नहीं बचोगे। बोलो, बनाऊं केस अभी? मनोज हवलदार का व्यवहार देखकर घबरा गया, पर उसने बड़े शालीन तरीके से उससे पूछा, क्या हुआ सर? गलती हो गई है क्या कुछ गुप्ता से? हवलदार ने देखा कि एक आरोपी के 3 साथी उसे छुड़ाने आ गए हैं तो वो चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब बन्ना के पीछे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे। मना किया तो बोलने लगे कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, अपनी औकात में रहो। मैं इन पर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का केस बना रहा हूं और इन्हें अभी अपनी औकात दिखाऊंगा। गुप्ता ने धीरे से हवलदार की दी हुई जानकारी में संशोधन किया। शराब नहीं थी, वो बियर थी। गुप्ता के इस व्यर्थ के संशोधन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मनोज, अश्विन और नवनीत समझ गए कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अश्विन ने हवलदार से कहा, सर, इसे माफ कर दीजिए, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। नवनीत ने हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर चपत लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, माफी मांगो सर से। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों में गिर गया। उसे शायद समझ आ गया था कि अब अकड़ने का कोई फायदा नहीं है। मनोज ने हवलदार से कहा, सर प्लीज माफ कर दीजिए। हवलदार पिघल गया था। उसे ऐसे कई केस मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वो डरा धमका कर ऐसे लड़कों को छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने जाते जाते कहा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है। पढ़ाई पर ध्यान दो, कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मनोज को हवलदार भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग गांधी विहार पहुंच गए। गुप्ता ने सबसे कहा, इस हवलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना और इस हवलदार को सस्पेंड करना। गुप्ता की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पांडे मनोज का कमरा छोड़कर गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया था। मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो पांडे उसे मिल गया। 4-5 दिन हो गए थे पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, लेकिन पांडे का गुस्सा कम नहीं हुआ था। मनोज को देखकर पांडे ने उससे कोई बात नहीं की। पांडे के जाने के बाद मनोज को अब तक कोई नया रूम पार्टनर नहीं मिला था, जिस कारण उसके ग्वालियर से लाए पैसे जल्दी खत्म होने लगे। उसे इतिहास और सामान्य अध्ययन की कोचिंग भी करनी थी, इसीलिए उसने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक हर महीने 2000 रुपये भेजते रहें, जिससे वो दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सके। एसटीडी पर पहुंचकर उसने अपने पापा को फ़ोन किया। जब तक वो अपनी बात पिता से कहता, पिता ने खुद ही कहना शुरू कर दिया, सारे सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता ना है, मोए फिर सस्पेंड कर दो। पर मैं ना मानूंगा बेटा, डिप्टी डायरेक्टर की अकल ठिकाने लगा के दम लूंगा। मैंने भी ठोक के कह दी है कि भूखा मर जाऊंगा, पर मैं पीछे ना हटूंगा। पिता की अमूर्त बातों से मनोज ये नहीं समझ सका कि इस बार उनके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर वो इतना ज़रूर समझ गया कि उसे उनसे पैसों की उम्मीद करना नहीं चाहिए। वो वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज़ मिल सकती है, वो है उनकी जिद्दी प्रवृत्ति और कभी न हार मानने का हौसला। मनोज कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा को अपने पिता के सस्पेंशन और आज के फ़ोन की पूरी घटना कह सुनाई।
श्रद्धा मनोज के पिता से प्रभावित हो रही थी। उसने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे पिताजी सच में सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। श्रद्धा के मुंह से अपने पिता की तारीफ सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। इस उत्साह में उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद मनोज ने आंखें खोल ली। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने आज संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर ही चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने मनोज को प्रेरित किया, मनोज, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर मोहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और श्रेष्ठत्व के भाव को लिए वह मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वो लोग भिखारी नहीं हैं, बल्कि बुंदेलखंड के खेतीहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें अब वापस जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? भैया, 1000 रुपये लग जाएगा। मजदूरों के दल के बुजुर्ग आदमी रोनी सूरत बनाकर बोला। मनोज ने सोचने में एक पल भी गवाए बिना अपनी जेब में पड़े 100 रुपये निकाले और उन बुंदेलखंडी मजदूरों को दे दिए। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही कह भी रहे हो या नहीं। इनका ये पैसे कमाने का तरीका भी तो हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हो। मुद्दा ये नहीं है कि ये सही है या गलत। मुद्दा ये है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह आ नहीं रही। मनोज ने उस आदमी से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने को 1000 रुपये हैं मनोज? नहीं, मनोज ने कहा। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1000 रुपये? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूं, अब मुझे इन्हें 1000 रुपये देना ही है। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग से ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनाकर कुछ पैसे मांगना शुरू किया। वे हर आने जाने वाले से, दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे दुत्कार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, किसी ने मदद नहीं की, अब चलो। मैंने संकल्प लिया है इन्हें 1000 रुपये देने का। अब चाहे मुझे यहाँ मजदूरी करके भी पैसे जुटाने पड़े, पर मैं जुटाऊंगा। मनोज ने अपने संकल्प को दोहराया। कुछ देर पहले मंदिर में लिए गए संकल्प की परीक्षा की घड़ी उसके सामने आ गई थी। श्रद्धा उसे कुछ भी नहीं समझा पा रही थी, वो बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वो फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे देंगे? उसने पंडित जी को समझाते हुए अपनी बात कही। पंडित जी, आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है।
आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। आप हम सांसारिक लोगों से ज़्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। तो देखिए, वो छोटी बच्ची कैसी कातर निगाहों से आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वो कुछ देर पुजारी की तरफ अपनी बात की प्रक्रिया जानने के लिए देखता रहा। पुजारी जी पर शायद उसकी बातों का सकारात्मक असर हो रहा था। वह उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पंडित जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर पुजारी जी का मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। पंडित जी ने उसे आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों से पंडित जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। पंडित जी की बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1000 रुपये इकट्ठा हो गए। रुपए लेकर पंडित जी को धन्यवाद देकर मनोज वहां आ गया जहां गरीब परिवार था। उसने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वो कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया है। अब तक ये तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पैसे न मिलने से दिल्ली में उसका रुकना असंभव हो गया था। ये मनोज जानता था। पांडे के जाने के बाद मनोज को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी, और अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमरे का पूरा 1500 रुपये किराया खुद भरना पड़ेगा। यही समय उसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट की IAS प्रीलिम्स की तैयारी करने का था, पर बिना नियमित 2000 रुपये के ये संभव नहीं था। मनोज मकान के जिस फ्लोर पर रहता था, उसके साथ वाले कमरे में अरुण नाम का एक सीनियर रहता था। इन दोनों के कमरे से लगी हुई एक छोटी सी किचन भी थी, जिसमें मनोज, अरुण और अरुण के रूम पार्टनर का खाना बनता था। एक साथ खाना बनाने में खर्चा भी कम आता था और टिफिन से अच्छा खाना भी मिल जाता था। इन लोगों का खाना बनाने एक कुक आता था। कुल मिलाकर यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसे खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे सम्मिलित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने अरुण से बात की, अरुण सर, क्यों ना हम लोग कुक को हटा दें? आजकल अच्छा खाना नहीं बनाता, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूंगा, बाजार से सब्जी और दूसरे सामान भी ले आया करूंगा और बाकी काम भी कर लिया करूंगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आने बंद हो गए हैं, इसीलिए खाने के लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। अरुण और उसका पार्टनर कुक की लेट लतीफ और बेस्वाद खाने से पहले ही दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने का और किचन की दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। इस तरह मनोज की दिल्ली में भोजन की व्यवस्था तो हो गई। मनोज को अभी भी दिल्ली में रहने के लिए किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। एक दिन ग्वालियर में शब्द प्रताप आश्रम के पास रहने वाला लड़का सचिन शर्मा दिल्ली तैयारी करने आ गया। उसे भी रूम पार्टनर की जरूरत थी, इसीलिए वो मनोज का रूम पार्टनर बन गया। एक दिन मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। श्रद्धा, मुझे यदि दिल्ली में रहना है तो अब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो मेरी हो गई है, मैंने कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चे के लिए 1000 रुपये तो हर महीने चाहिए ही ना। श्रद्धा ने कहा,
हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं कर सकता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा, श्रद्धा ने कहा। दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंग में काम की तलाश की, पर किसी ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं था, तो किसी ने कहा कि उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज 8 घंटे से ज़्यादा देने पड़ेंगे। किसी ने तो कहा कि यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए IAS की मुख्य परीक्षा पास होने की शर्त लगा दी। मनोज की वही स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने के पहले थी। वही निराशा उसके सामने फिर से थी जो एक बार ग्वालियर में वो देख चुका था। मनोज ने श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ा और हताश होकर नेहरू विहार जाने लगा। मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थी। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक लड़का उन कारों को धो रहा है। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया, तुम्हें इन कारों को साफ करने के कितने पैसे मिल जाते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताएं। मनोज को लड़के का उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजाते ही अंदर से कई कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। वो डर के 2 कदम पीछे हट गया। कुछ देर में एक महिला ने बाहर आकर मनोज से पूछा, क्या है? मनोज ने कहा, मैडम, मैं कार साफ करने का काम करना चाहता हूँ। क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? उसने अपने आप को IAS की तैयारी करने वाले विद्यार्थी की जगह कार साफ करने वाला लड़का मान लिया। महिला सभ्य थी। उसने मनोज से विनम्रता से कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ कर लेते हैं। वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसीलिए इस लड़के को बुलाया है। महिला की बात सुनकर मनोज निराश हो गया। वो वापस जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी, सुनो, तुम्हें मैडम बुला रही हैं। वो वापस गेट पर पहुंच गया। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 1 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? मनोज ने आज से पहले इस तरह के काम की न तो कभी कल्पना की थी, न उसे पता था कि इस दुनिया में कुत्ते घुमाने का काम करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली बार सुनी इस सर्विस की समाज में क्या रेपुटेशन है, ये भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त ज़रूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का काम क्या उसे शोभा देगा? उसके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उसे लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना, हैं तो सब पैसे कमाने के लिए ही। ये सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास ही बहुत से लोग करते हैं। फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म? महिला ने 500 रुपये एडवांस उसे दे दिए। वो खुश था। दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई थी। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से बांटना चाह रहा था। श्रद्धा कितना खुश होगी उसके काम मिलने से। वो लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचा। वो घंटी बजाने ही वाला था कि उसे एक ख्याल आया, क्या श्रद्धा उसे कुत्ते घुमाता देख खुश होगी? क्या कोई लड़की ऐसे प्रेमी की कल्पना करेगी कि उसका प्रेमी कुत्ते घुमाने का काम करता हो? उसे अचानक अपनी नई नई लगी सर्विस का सामाजिक महत्व समझ आ गया। वो बिना श्रद्धा से मिले वापस अपने कमरे पर आ गया। अब मनोज रोज रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह रोज नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं उसका कोई दोस्त उसे कुत्ता घुमाता हुआ न देख ले, या कहीं श्रद्धा ही उसे न देख ले। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ।
वो कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्तों को छोड़ने जा रहा था कि उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को दो दो कुत्ते लिए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया है। रोज़ 2 घंटे शाम को 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस भी मिल गया। मैंने कमरे का किराया भी दे दिया। उसने अपनी बात कह दी और श्रद्धा के रिएक्शन का इंतज़ार करने लगा। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में ज्वार सा उठ रहा है। श्रद्धा को डर था कि कहीं ये ज्वार उसकी आंखों से न बह जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से पूछा। मनोज को शंका हुई कि कहीं श्रद्धा ये ना कह दे कि कुत्ते घुमाने का काम मत किया करो। मनोज ने डरते हुए कहा, कहो श्रद्धा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने के साथ जाने की अनुमति मांगी। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाते हुए संकोच नहीं होगा? श्रद्धा कुछ देर उसे देखती रही। फिर श्रद्धा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वो गांधी विहार जाकर पांडे से मिल आए। मनोज और श्रद्धा गांधी विहार चल दिए। पांडे कमरे पर नहीं था, पर उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए बैठा था और पढ़ रहा था। उसने अपने कंधे पर स्टार और आईपीएस लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। मनोज और श्रद्धा पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कि गुप्ता के कमरे पर कोई आईपीएस आया है, पर नजदीक जाकर देखा तो गुप्ता ने वो वर्दी पहन रखी है। मनोज ने पूछा, गुप्ता, ये क्या है? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था और किसी नई रणनीति के कारण ये भेष बनाए हुए था। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार और आईपीएस लिखा हुआ दिखाया। ये जो स्टार है ना मनोज, ये मुझे अब प्रेरणा देंगे। मैं इन स्टार और आईपीएस के इस तमगे से मोटिवेट होऊंगा। गुप्ता ने आगे कहा, अब मैं यही वर्दी पहन के रोज पढ़ाई करता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे आईपीएस बनना है और उस हवलदार दलजीत सिंह को सस्पेंड करना है। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा किए गए अपने अपमान को भूल नहीं पा रहा था और उससे बदला लेना चाहता था। मनोज और श्रद्धा समझ गए कि गुप्ता के दिल पर थाने वाली घटना का गहरा असर हुआ है, लेकिन श्रद्धा को आईपीएस की वर्दी बहुत आकर्षक लगी थी। वापस लौटते समय श्रद्धा ने अपने मन की इच्छा मनोज से कही, मनोज, तुम यदि आईपीएस की वर्दी पहनोगे तो बहुत ही अच्छे लगोगे। मनोज ने श्रद्धा से मजाक में कहा, ठीक है श्रद्धा, मैं गुप्ता से पूछ लूंगा कि उसने ये वर्दी कहाँ से खरीदी है और मैं भी पहनकर पढ़ लूंगा कल से। श्रद्धा मनोज के इस मजाक पर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तुम्हें आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका। मनोज ने एक्टिंग करते हुए श्रद्धा से मजाक में कहा। मनोज का मजाक सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा गई। दोनों कमरे की सीढ़ियां उतरकर नीचे गांधी विहार की मेन रोड पर आ गए। मनोज ने पांडे को आते हुए देखा। मनोज और श्रद्धा पांडे के लिए रुक गए, पर पांडे उन दोनों के पास से बिना उनकी तरफ देखे हुए निकलकर सीढ़ियां चढ़ गया। तो दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट 25। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।